हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट एग्जाम के बारे में। नो एवरीथिंग, इच एंड एवरीथिंग अबाउट नीट एग्जाम। तो ऐसे स्टूडेंट जो नीट एग्जाम देने का सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी बातें आपको बताऊंगा, फ्रॉम सिलेबस से लगा के जहां तक आप कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी सीट मिलेगी, कौन सा रिजर्वेशन में मिलेगा, सब कुछ एक हम प्रॉपर तरीके से हर चीज यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। इस एक वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारा कंटेंट देख लेते हैं, किस तरीके से हम डिस्कस करेंगे, पूरे रोड में बता देता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज नीट एग्जाम, एग्जाम है क्या। उसके बाद देखिए एग्जाम का पैटर्न और मार्किंग स्कीम किस तरीके से होती है। तीसरा है नीट का सिलेबस के आखिर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कहां से आते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर का है एलिजिबिलिटी एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के भाई कौन कौन एलिजिबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर एलिजिबिलिटी में एज को लेके काफी लोगों के बीच में कंफ्यूजन है। इस वीडियो में उस कंफ्यूजन को मैं एग्जांपल लेके आपको समझा दूंगा। एग्जाम का लैंग्वेज के भाई कौन कौन सी भाषा में दे सकते हैं सर, हिंदी में देने से क्या एडवांटेज है, या इंग्लिश में ऑप्ट करने से क्या एडवांटेज है, या उर्दू, मलयालम और बहुत सारी जो रीजनल लैंग्वेज है वो कौन कौन सी अलाउ होता है इसके अंदर। 6 नंबर का है पार्टिसिपेटिंग कॉलेज के कौन कौन से कॉलेज यहां पे पार्टिसिपेट करते हैं इस एग्जाम में। 7 नंबर है टोटल सीट एंड रिजर्वेशन पॉलिसी। भाई भारत है तो रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन है तो वो उसका रिजर्वेशन का इफेक्ट हर एग्जाम में पड़ता है। तो नीट अछूता तो है नहीं, नीट एग्जाम में भी रिजर्वेशन बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है। और टोटल सीट्स कितनी है उस पर रिजर्वेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, सारा चीज हम सीखेंगे। नेक्स्ट है ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा। इसके बारे में भी बहुत जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किस स्टेट को बिलोंग करते हैं और आपके लिए क्या यहां पे फैसिलिटी है, ठीक है। तो स्टेट ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटे से किस तरीके से मेडिकल कॉलेजेस में सीट अलोकेट होती है वो सारा हम देखेंगे। नेक्स्ट है कट ऑफ, कि सर कितना पासिंग नंबर हो जाए तो मजा आ जाए, या कितना अच्छा नंबर ले आए कि गुड कॉलेज मिल जाए। तो सारा का सारा हम कट ऑफ में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है छोटी सी चीजें, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कि क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स अपना स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड लेके चले जाते हैं, कई बार अलाउड करता है, कई बार नहीं करता है। तो ये सारी चीज भी हम देखेंगे कौन सा डॉक्यूमेंट रिलेवेंट सबसे एक्यूरेट है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फीस कि भाई कितनी फीस लगेगी आपको अपना नीट का फॉर्म जमा करने के लिए, ठीक है। तो बारीकी से एक एक पॉइंट पर मैं आपको बताते जाऊंगा। और कोई इसके अलावा भी मुझे लगता है कोई अगर पॉइंट वैसे तो छूटा नहीं होगा, अगर छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उसके ऊपर हम लोग रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि भाई डॉक्टर बनना है तो नीट देना होगा, डॉक्टर बनना है तो नीट देना होगा। तो नीट एग्जाम देने से आप बनेंगे डॉक्टर। किस कैटेगरी के डॉक्टर बनेंगे, डेंटल बनेंगे, एमबीबीएस करेंगे, या डेंटल करेंगे, या फिर एनिमल हस्बेंड्री का कोई डॉक्टर बनेंगे, वेटरनिटी बनेंगे, मतलब बहुत सारे अलग अलग आयुष के डॉक्टर बनेंगे। वो सारा का सारा अगर आपको बनना है, मतलब आप अपने नाम के आगे अगर डॉक्टर लिखवाना चाहते हैं तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर पीएचडी से भी तो डॉक्टर बन जाएंगे, बन सकते हो, बट वो इलाज करने वाले डॉक्टर नहीं होंगे। तो एक्चुअल जो इलाज करने वाला डॉक्टर अगर बनना है आपको तो यहां पर नीट एग्जाम देना होगा। नीट का फुल फॉर्म देखें, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। कौन कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कंडक्ट करवाता है इसको। और ये वेबसाइट भी मैंने यहां पे लिख दी है क्योंकि कई बार क्या होता है नीट से रिलेटेड बहुत सारे र्यूमर्स फैलते हैं, बहुत सारी अफवाहें फैल जाती है कई बार एग्जाम के आसपास कि सिलेबस में ये चेंज हुआ, वो चेंज हुआ। तो एग्जाम के आसपास अगर कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जनरेट होता है तो अफवाहों में मत आना, डायरेक्टली इस ऑफिशियल वेबसाइट www.nta.ac.in पर जाइएगा, ऑफिशियल नोटिस को चेक करिएगा, बाकी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। अभी वीडियो देख सकते हो बट एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करना, मल्टीपल वीडियोस देख के कुछ भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आएगी तो इस वेबसाइट पे आएगी, आप नोट करके रख लीजिएगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट एग्जाम आफ्टर 12th, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एग्जाम किस तरीके से, 12वीं कक्षा के बाद, 12वीं क्लास के बाद होने वाला जो एग्जाम होता है उस कैटेगरी में 12th के बाद जितने भी एग्जाम्स होते हैं उस कैटेगरी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट बैठते हैं, और उनमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट बैठने वाला एग्जाम कौन सा है, नीट। अप्रॉक्सीमेटली 22 लाख प्लस स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठते हैं 12वीं के बाद। तो इसीलिए इन टर्म्स ऑफ कि 12वीं के बाद जितने होने वाले एग्जाम है उसमें जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर करते हैं उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर करने वाला एग्जाम है नीट एग्जाम, इसलिए बोला पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट एग्जाम आफ्टर 12th। नेक्स्ट है आपका
कि भाई 12वीं क्लास में बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी होना जरूरी है, चाहे वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो या फिर मैंडेटरी वाला सब्जेक्ट हो, बट बायोलॉजी होना 12th क्लास में मैंडेटरी है। इसके अलावा भाई बायोलॉजी होगा तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो उसके साथ में लगे हुए हैं ही सही, बट कई बार जैसे होता है ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में और कुछ एडिशनल ले लिया, वैसा नहीं चलेगा, बायोलॉजी होना जरूरी है। अच्छा, कब होता है ये एग्जाम? मई मंथ में, हर साल मई का जो पहला हफ्ता होता है, मई मंथ का जो पहला हफ्ता होता है, ज्यादातर इन जनरल जो पहला हफ्ते का जो पहला संडे होता है उसी में एग्जाम कंडक्ट होता है। वन शॉट एग्जाम है, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। तो ये पूरा का पूरा नीट से रिलेटेड जो भी मोटा मोटी ऊपर का जो पॉइंट था, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसके कोर में जाते जाएंगे, खुरेदते जाएंगे इस एग्जाम को, ठीक है, जो पॉइंट लिखवाए थे। तो ये मोटा मोटा जो ऊपर का जो पॉइंट था वो मैंने सारा का सारा बता दिया है। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है नीट एग्जाम का पैटर्न और मार्किंग स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे अच्छी चीज क्या है इसके साथ कि सिंगल एग्जाम है ना। इसके साथ देखो दो चीजें हैं, ये सिंगल एग्जाम होने से फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा इसलिए कि देखिए आप जेई का अगर देखोगे तो अलग अलग स्लॉट्स में एग्जाम होता है, तो अलग अलग स्लॉट्स में एग्जाम होता है, तो कौन सा इजी है, कौन सा टफ है, कौन सा पोर्शन है, उनका सबका कंबाइंड करके क्या कर एवरेज निकाला जाता है और नॉर्मलाइज करके मार्किंग दिया जाता है आपको। जो टफ पेपर था, इजी पेपर था, तो उसमें क्या होता है ना, अलग अलग थॉट्स होता है स्टूडेंट का। अरे भाई मेरा, हर स्टूडेंट को अपना जो पेपर आता था ना, उसको लगता था ये मेरा टफ है, मेरे दोस्त का इजी है। अपनी थाली में क्या है, घी कम नजर आता है, दूसरों की थाली में घी ज्यादा नजर आता है, तो अपने जो दोस्त का एग्जाम वाला जो स्लॉट होता है उसको क्या सोचते हैं स्टूडेंट कि वो ज्यादा आसान था, मेरा ज्यादा टफ था। तो इस तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। हालांकि कोशिश करती है एजेंसी कि पूरा नॉर्मलाइज अच्छे से करा जाए, बट फिर भी अलग अलग पेपर होंगे तो उसके अलग अलग नॉर्मलाइजेशन के व्यूज अलग अलग हो सकते हैं। बट नीट एग्जाम ऐसा एग्जाम है, सिंगल एग्जाम है भैया, जाओ 3 घंटे 20 मिनट बिताओ आराम से, एक ही पेपर है, सारे बच्चे वही का वही पेपर लिख रहे हैं। बट इसके साथ में एक चीज क्या होती है, ड्रॉबैक है ना, अब डिसएडवांटेज पाते हैं। डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि सपोज करो उस एक दिन में साल भर की आप मेहनत करें और एक ही दिन आपको परफॉर्म करना है, और उस दिन अगर आप कहीं बीमार हो गए या कहीं कुछ अनहोनी हो गई, उस चक्कर में आपका माइंड अच्छा नहीं था उस ड्यूरेशन में, और पूरी साल भर की मेहनत एक पेपर में आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ करके आ गए, तो मेरे हिसाब से सेकंड चांस मिलना चाहिए। तो जेई वालों के साथ में क्या होता है कि भाई आपके साथ में दूसरा ऑप्शन भी होता है, दूसरे बार ट्राई भी दे सकते हो, तो साल भर में एटलीस्ट 2 मौके मिलना चाहिए स्टूडेंट को, ये मेरा मानना है। भविष्य में हो सकता है इस तरीके से चीजें हो, बट आज की तारीख में सिंगल एग्जाम है, तो सिंगल एग्जाम का एडवांटेज तो है कि चलो एक ही एग्जाम हो रहा है, पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है कि जो स्टूडेंट बैठा है वो नंबर लेके आओ और कमाल करो। बट दूसरा थॉट ये हो सकता है कि भाई एक ही दिन में हो सकता है उस पर्टिकुलर डे को किसी स्टूडेंट की तबीयत खराब हो गई तो वो अपना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो उसका साल भर वापस अगले साल एग्जाम दे पाता है वो, है ना। तो दोनों के दोनों बोल सकते हैं, आधा क्राउड एडवांटेज का और आधा क्राउड डिसएडवांटेज का है, तो डेमोक्रेसी में दोनों ही पक्ष होते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑफलाइन, ठीक है। ये एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है, ऑफलाइन, है ना। मोड क्या रहता है, ऑफलाइन, जाना है सेंटर पे, पेपर मिलेगा, पेपर में ओएमआर शीट मिलेगी आपको, एमसीक्यू पैटर्न होगा, ओएमआर शीट मिलेगी, ओएमआर शीट में सही जो आपको लगता है उस पे क्या करना है, इस तरीके से गोले आते हैं, 4 गोले, है ना, ABCD, ये ABCD, है ना, और जो आपको पसंदीदा जो आपको लगेगा ये सही आंसर है, ठीक है, उस पे क्या करना है, काले कलर का गोला लगाना है, ठीक है। 2 गोले मत लगा देना, एक ही गोला लगाना है आपको। दूसरा जो आपको लगता है, फिर इसको करेक्ट है नहीं है वो तो एक रिजल्ट वाला दिन बताएगा, बट आपको जो लगता है उस टाइम पर उसको काला गोला कर देना है। एमसीक्यू पैटर्न का मतलब है क्या है कि 4 ऑप्शन देंगे, एक करेक्ट होगा, है ना। अब आप में से बहुत सारे बोलेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, 4 ऑप्शन में से एक ही करेक्ट होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं। जेई वगैरह वाले में, दूसरे एग्जाम्स में, कई सारे दूसरे एग्जाम्स में क्या होता है, एमएसक्यू पैटर्न भी चलता है कि भाई एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो यहां पर वो सब चीजें नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल है। वंस एक सिंगल एग्जाम होता है, ऑफलाइन होता है, एमसीक्यू पैटर्न होता है, ओएमआर शीट मिलती है और गोला भरना रहता है। चलो अब मार्किंग स्कीम देखें। मैंने जैसा कि बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 यहां पे मेन कैटेगरी के सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जाम होता है 3 घंटे 20 मिनट का है, इसका मतलब है 200 मिनट का पेपर होगा। फिजिक्स में सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सिमिलरली केमिस्ट्री और सिमिलरली बायोलॉजी, तीनों में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में डिवाइड होता है। सेक्शन 1 में क्या होगा, सेक्शन ए और बी भी बोल दो, 1 2 बोल दो, जैसा बोलो। फिजिक्स के पहले सेक्शन में 35 क्वेश्चन आएंगे, जो कि कंपलसरी आपको 35 क्वेश्चन करना है ना, करना है। सेकंड जो सेक्शन मिलेगा उसमें आपको थोड़ी सी
क्या रियायत दी गई है, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि 15 क्वेश्चन है तो उसमें से आप जो आपको अच्छे लगे 10 क्वेश्चन सिर्फ वही करना है, उसी का काउंटिंग होगी, है ना। और यहां पे 35 क्वेश्चन है, 35 के 35 आपको करना रहेगा, करो नहीं करो अलग बात है, बट आप क्या करेंगे 35 के 35 क्वेश्चन कर कंपलसरी है ये। और यहां पे 15 में से आपको 10 क्वेश्चन ही करना है, बाकी 5 के नंबर काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो कुल मिला के इस तरीके से 45 क्वेश्चन बनता है और एक क्वेश्चन को 4 नंबर मिलता है। एक क्वेश्चन आप सही करोगे तो 4 नंबर, गलत करोगे तो -1, है ना। अभी मैं लिख दिया हूं यहां पर भी। तो अगर 4 नंबर के हिसाब से 45 क्वेश्चन को जोड़े तो 180 नंबर का क्या आएगा, फिजिक्स आएगा। क्या आएगा आपका 180 नंबर का फिजिक्स आएगा। मैं यहां लिख भी देता हूं 180 मार्क्स का क्या है फिजिक्स से, ठीक है। और 45 क्वेश्चन है। सिमिलरली यही हाल केमिस्ट्री का है, एग्जैक्ट सेम पैटर्न, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 35 10 इस तरीके से चलेगा। तो यहां पर भी 180 मार्क्स का और 45 क्वेश्चन। अब देखो यहां पर कमाल क्या है, बायोलॉजी का कमाल है। बायोलॉजी में 2 सेक्शन होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। इन दोनों का सेक्शन 1 और सेक्शन 2 इस तरीके से जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स का था। तो कुल मिला के यहां पे 45 और 45, इसके 45 इसके 45, तो ये टोटल 90 क्वेश्चन बनते हैं। और मार्किंग 180 और 180 तो 360 नंबर का मार्किंग बनता है। इसका मतलब है कि आपका अगर पूरा 100% का सिलेबस है तो उसमें 50% तो बायोलॉजी का रोल है। और इसके क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। आपको बहुत अच्छा थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, क्विक आपका रिस्पांस होना चाहिए, तो बायोलॉजी में बहुत अच्छा मार्क ला सकते हैं। और बचा हुआ 50% में केमिस्ट्री और फिजिक्स, 25%, 25%, 50%, ऐसा भी हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इस तरीके से जो पूरा का पूरा टोटल अगर करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 700 नंबर नहीं, यहाँ पे 720, है ना, 720 नंबर का, ठीक है। 360 360 है ना, 36 दूना 72, तो 720 नंबर का पूरा नीट का पेपर होगा, जिसमें 180 क्वेश्चंस करने रहेंगे। आप कितने करते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मार्किंग स्कीम है। अच्छा, ये मैंने लिख दिया कि अगर आपने सही किया, करेक्ट आंसर का 4 नंबर मिलेगा, इनकरेक्ट का क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा नीट का एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज ये PDF आपको नमस्ते नीट जी ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है। तो बड़ा अच्छा है। और कहां से आएगा क्वेश्चन वगैरह मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, ऑफलाइन पेपर है आपका, एक ही पेपर होता है, 3 घंटे 20 मिनट में जान लगा देनी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप चीज़ें, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ें, थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ें, आप जितना अच्छा याद रखेंगे, लॉजिकल तरीके से याद रखेंगे तो ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यहाँ पर फिजिक्स थोड़ा सा परेशान करता है, बट डोंट वरी, यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। फिजिक्स को कैसे टैकल करना है, क्या करना है, सब बताया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नीट का सिलेबस, कि सर सिलेबस कहां से आएगा। तो देखो इस एग्जाम का सबसे अच्छा खासियत क्या है कि इन्होंने कन्फाइंड कर दिया कि भाई हम यहां से चीजें पूछेंगे। तो जो आप 11वीं और 12वीं में PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो पढ़ के आए हैं एनसीईआरटी से वही हम चीजें पूछेंगे। इनका क्या बोलना है कि भाई जो 11वीं 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसी को हम पूछेंगे। अब हुआ क्या पिछले कुछ सालों में कि सीबीएसई बोर्ड के लिए क्या कर दिया, कुछ सिलेबस में रिडक्शन कर दिया। बोर्ड एग्जाम के लिए क्या कर दिया, रिडक्शन। तो कई सारे स्टूडेंट को, है ना, रिडक्शन कर दिया। तो अब रिडक्शन किया, सिलेबस में कुछ चीजें हटाई, तो भैया नई एनसीईआरटी बन गई। तो नई एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी, है ना। तो अब सीबीएसई के हिसाब से तो जो रिडक्शन किया है उसके हिसाब से न्यू एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। बट जो रिडक्शन हुआ है वो नीट एग्जाम के लिए नहीं हुआ है। तो हो सकता है ओल्ड एनसीईआरटी में जो चीजें अभी सीबीएसई बोर्ड के लिए जो रिडक्शन हो गई है, और जो नीट में स्टूडेंट ये सोच के चले जाए कि इसमें रिडक्शन कर दिया है तो चलो एनसीईआरटी से ही पढ़ना है तो नया एनसीईआरटी पढ़ जाए, ऐसा नहीं करना है। जो रिड्यूस्ड टॉपिक है उनको भी अभी तो पढ़ के जाना है। हो सकता है आने वाले सालों में हो सकता है कि जो रिडक्शन वाले टॉपिक हो नीट में भी रिड्यूस कर दे। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि भैया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, जो रिड्यूस्ड जो सिलेबस है, जो टॉपिक हटा दिए उनको नहीं पढ़ना है, बट नीट के लिए सारा चीज पढ़ना है। इसलिए ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों का ध्यान रखना। दूसरा चीज है
कि आपका जो केमिस्ट्री है, आपका ये जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तो कंप्लीटली आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ना है। बट फिजिक्स में क्या है, कई बार थोड़ा सा सीक्वेंसिंग गड़बड़ है किसी किसी टॉपिक में कि डायरेक्टली एनसीईआरटी उठाओगे तो इतना मजा नहीं आएगा। तो फिजिक्स के लिए थोड़ा सा आपको 80% तो एनसीईआरटी आपकी हेल्प करेगी, बट 20% आपको थोड़ा अपना कोचिंग मटेरियल वगैरह और जिस तरीके से आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हो या जो मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स, उस तरीके से आपको फॉलो करना रहेगा। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए, क्योंकि फिजिक्स क्या होता है, देखिए क्या होता है ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री, जो बच्चे 11th और 12th में मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, उनको फिजिक्स समझना थोड़ा सा टफ होता है। इसलिए हम लोग पहले क्या कराते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स चल रहा है आपके नीट जी पे, है ना, हमारे यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने क्या किया, पहले बेसिक मैथमेटिक्स चला दिया कि भाई 11th 12th में जो नीट का स्टूडेंट होता है वो मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ता, उसको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की हवा नहीं लगती है। बट फिजिक्स में क्या होता है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हो तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इनका रोल आता है, कई सारी जगह पे छोटी छोटी चीजों का यूज होता है, जो कि एक बायो वाला स्टूडेंट 11th 12th में नहीं पढ़ता, इस वजह से उसको दिक्कत आती है। ठीक है, इसी वजह से थोड़ा सा फिजिक्स कंपैरेटिवली किसी भी नीट स्टूडेंट से पूछोगे तो उसको लगेगा यार फिजिक्स में थोड़ा सा काम करना है। क्यों करना है, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो गया, लॉजिकल अप्रोच इन्वॉल्व हो गई, थोड़ा मैथमेटिक्स आ गया, इस वजह से उसको टफ लगता है, क्योंकि उसने 11th 12th में बिल्कुल ही मैथमेटिक्स को हाथ नहीं लगाया है। बट टेंशन नहीं लो, धीरे 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 हर कोचिंग इंस्टीट्यूट बेसिक मैथमेटिक्स का ध्यान रखती है, उसको पढ़ाती है, उसके बाद ही फिजिक्स स्टार्ट करती है। ठीक है, हम भी वही करेंगे। तो पीसीबी मिला के टोटल 96 चैप्टर है, इनको घोट जाओ, रट जाओ बेहतरीन तरीके से। फिजिक्स को तो रट नहीं सकते, उसको तो लॉजिकल समझना पड़ेगा, बट जितनी चीजें याद करने वाली हो सकती है उनको लॉजिकल तरीके से याद रखो, एक प्लान बनाओ, रिविजन करते रहो। और याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखो दिमाग बहुत बढ़िया तरीके से भगवान ने बनाया है, इसमें जो हम याद रखना चाहें याद रख सकते हैं, जो भूलना चाहें भूल सकते हैं। अगर ये दिमाग ऐसा बनाया होता कि एक सेकंड में सब चीजें याद आ जाए तो आप पागल हो जाते। पागल इसी को तो बोलते हैं, उसको एक समय पे बहुत सारी चीजें इररिलेवेंट भी याद आ जाती है। बट हम जो समझदार प्राणी हैं, जो ये नीट का एग्जाम लिखेंगे, उनको ऊपर वाले ने इस तरीके से बनाया, जो आप याद रखना चाहें, जो उस दिन आपको याद रखना है, वही आप जैसे ही सोचेंगे आपको याद आएगा। और ये सोचने वाली, मगअप करने वाली चीजें निरंतर करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में याद रहेगा, है ना। माइंड ऐसा ही है, माइंड को आप सोचोगे आज मैं देख लूं और 4 महीने बाद पलटाऊं तो फिर आपको अजीब लगेगा। आपको हर दिन थोड़ा 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 रिवीजन करते हुए चलना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस का हिस्सा है। ठीक है, तो ये इट्स ऑल अबाउट नीट सिलेबस। नीट में अच्छी चीजें हैं कि आपको कुछ भी इररिलेवेंट इधर उधर से नहीं छांटना है, एनसीईआरटी को बेस बनाना है, उसी से चीजें बनेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। बहुत कंफ्यूजन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो भाई एलिजिबिलिटी में सबसे पहले तो आप 12वीं पास होने चाहिए। अच्छा, 12वीं में कितने परसेंटेज आए सर, फर्स्ट डिवीजन आना है क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। 12वीं में आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 50% में भी आपका काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इस एग्जाम की सबसे अच्छी चीज क्या है कि भैया 12वीं में अगर किसी स्टूडेंट का साल बिगड़ गया और उसने सिर्फ 50% भी लेके आया है तो अपना नीट का एग्जाम लिख सकता है। ठीक है, IIT JEE वगैरह में तो क्या है 75% तक लाना पड़ता है। यहां पर कितना अच्छा रिलैक्सेशन है कि 50%, एक सिंगल एग्जाम है सर, 50% 12वीं में आएंगे तो भी हम एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम पे थोड़ा कम भी फोकस करोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ST SC OBC, तो इनके लिए रिलैक्सेशन है, तो ये 40% है। PWD फिजिकली डिसेबिलिटी वाले, पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, उसको 45% लेना है। अब देखिए यहां पर क्या है, ये जो 12th में आपके मार्क्स है वो काफी कम मांगे हैं NTA ने, इस वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं 11th 12th में डमी स्कूल ले लेते हैं। डमी स्कूल लेने की वजह से क्या हो जाता है कि उनका स्कूल जाने का टाइम बच जाता है। अब देखिए ये डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डमी स्कूल तो ले लेते हैं बट वो अपने पूरे दिन भर के टाइम में पढ़ाई नहीं करते। जो स्कूल वाला टाइम होता है ना वो सोने में बिता देते हैं, कभी इसमें बिता देते हैं, तो उनका डिसिप्लिन नहीं बन पाता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप अपना स्कूल डमी कर रहे हो तो आपका अनुशासन, आपका डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं है तो फिर दिक्कत होगी, है ना। तो आपको डेफिनेटली डमी स्कूल है, क्योंकि रेगुलर स्कूल का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहां पे क्या है
परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कोई रेगुलर करे या डमी करे, पर्सनल चॉइस है आपका। अगर सेल्फ डिसिप्लिन है, सारा टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो तो डमी बेस्ट है, और नहीं कर सकते हो तो स्कूल जाइए, वहाँ पर भी मास्टर जी अच्छा स्कूल होगा तो वहाँ पर भी टीचर्स होते हैं, वही पढ़ाते हैं, फिर बच्चे हुए टाइम में कोचिंग जाइए, और उस तरीके से भी आप चीज़ें कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा इट्स अप टू यू कि आप अपने आप को बेहतर जानते हो, आपके माँ बाप भी उतना अच्छा नहीं जानते जहां पर आप अपने आप को जानते हो। ईमानदारी से शीशे के सामने खड़े रहो, खुद से सवाल करो, अपने प्रति ईमानदार रहोगे तो बहुत आगे पहुंचोगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या है? नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, बट इसका एक डिसएडवांटेज भी अभी आपको बताता हूं। चलो पहले ये वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि 17 साल उम्र होना चाहिए नीट एग्जाम लिखते टाइम पे। अब देखो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर नीट एग्जाम तो मई वाले मंथ में हो रहा है, मेरा जन्म सर मार्च में हुआ तो क्या मैं एलिजिबल होऊंगा? सर मेरा जन्म अक्टूबर में हुआ, सर मेरा जन्म सितंबर में हुआ। इस तरह के बहुत सारे तमाम क्वेश्चन हमको आते रहते हैं। मैं आपको सीधा सा लॉजिक बताता हूं थोड़ी देर के लिए कि अगर नीट का एग्जाम है ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं, नीट का एग्जाम आपका 2025 में हो रहा है, अगर नीट 2025 हो रहा है कौन से मई वाले मंथ में, ठीक है, तो आपका जो 17 साल जो कंप्लीट होना चाहिए वो इसी 2025 के साल में होना चाहिए। ये फर्क नहीं पड़ता, ये मैटर नहीं करता कि वो नीट एग्जाम के पहले है, मई के पहले आ रहा है आपका बर्थडे या मई के बाद में आ रहा है, ये मैटर नहीं करता। आप उस जिस साल नीट का एग्जाम हो रहा है उस साल आपका 17th बर्थडे आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आप 17 कंप्लीट हो जाने चाहिए, कहां पे? 17th वाला बर्थडे आपका आ जाना चाहिए उस साल में, चाहे वो नीट एग्जाम के पहले आए चाहे नीट एग्जाम के बाद में आए। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर अभी तो मैं 16 साल चंद महीनों का हूं, 17 का होने वाला हूं, नीट एग्जाम आ रहा है, सर दूं कि नहीं दूं, इस तरह के तमाम क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना, आपका बर्थडे नीट के बाद भी मना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप 17 के हो ही जाओगे। तो उस पर्टिकुलर ईयर में, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, जिस साल में नीट का एग्जाम हो रहा है, जिस साल में नीट का एग्जाम हो रहा है उस साल में, चाहे नीट के पहले या नीट के बाद, चाहे आप 31 दिसंबर तक 31 दिसंबर तक भी 17 साल के हो गए तो भी चलेगा, बट 12 बजे के बाद अगर 1 जनवरी लग गया तो फिर नहीं, है ना। तो बहुत बहुत समझ के इस चीज को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेजेस वगैरह आते हैं सर एज को लेके काफी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। और अच्छा, मैं आपको यहां बता रहा था डिसएडवांटेज नो लिमिट। देखिए कई बार क्या होता है ना, किसी एग्जाम का कोई लिमिटेशन नहीं होता, जैसे IIT JEE वगैरह में क्या है कि भैया आप 2 साल से ज्यादा 2 ड्रॉप से ज्यादा नहीं ले सकते, है ना। तो वहां पर क्या है कि एक लिमिट है, वहां लिमिट है कि भैया आप ड्रॉप ज्यादा नहीं ले सकते। तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि हाँ बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब यहाँ नो लिमिट हो गया ना, तो कई सारे स्टूडेंट 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल तक लिखे जा रहे हैं, और 6 साल तक वो अगर नीट का ही तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो नीट नहीं निकाल पाएंगे। देखो पहली बिल्कुल कटु सत्य बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आप अगर एक ही काम कर रहे हैं, सिर्फ नीट पे लगे हुए, तो हो सकता है कुछ चंद परसेंटेज स्टूडेंट का लक लग गया तो लग गया, अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट का नहीं होने वाला है। क्योंकि इतने साल आप अपनी जवानी के वेस्ट मत करो, आप प्योर नीट की तैयारी मत करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं 6 साल तक नीट की तैयारी मत करो, कर सकते हो, बट प्योर आप नीट की तैयारी मत करो। साथ में आप BSc किसी न किसी कोर्स में, जो भी आपको मनपसंद हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी हो, BSc भी आप साथ में करते रहो। डिग्री ले लो, 1 ट्राई 2 ट्राई 3 ट्राई, 3 से ज्यादा नहीं, 3 से ज्यादा ट्राई मैं पर्सनली बोलूंगा उससे ज्यादा अगर प्योरली नीट की तैयारी मत करो। उसके साथ में दूसरा काम करो, एक डिग्री ऑप्ट करो, उसको भी चलाओ साथ में। क्योंकि मैं मानता हूं कि 1 साल 2 साल तैयारी करने के, 2 या 3 साल तैयारी करने के बाद फिर आपको पूरा प्रॉपर 12 घंटे की जरूरत नहीं है नीट का, सिर्फ आपको अपने लूप होल्स पे काम करना है। और अगर आपने 3 साल बाद भी वापस डे 1 से आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब आपने 3 साल कुछ करा ही नहीं है, तो फिर छोड़ दो भैया पढ़ाई, कोई मतलब नहीं है ना, पैसा बिगड़ना है, समझे। तो ये डेंजरस सिचुएशन, नो लिमिट तो पता चले देते जा रहे, ऐसा नहीं है, है ना, ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट है आपका इंडियंस और NRI दोनों एलिजिबल है ना। तो एलिजिबिलिटी की बात हो रही तो इंडियंस तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ NRI भी अलग अलग कंट्री में जो बस गए हैं वो लोग भी आप दे सकते हैं। कितने कैंडिडेट बैठते हैं? 22 लाख सर बैठते हैं, 22 और 22 से ज़्यादा ही अब आने वाले सालों में हो सकता है और ज़्यादा कैंडिडेट हो। तो 22 लाख तो बैठ चुके हैं, 2022 या 23 का आंकड़ा है, मुझे पूरा कंफर्म नहीं है, बट 22 लाख स्टूडेंट नीट में बैठ चुके हैं, ठीक है। तो ये रहा एलिजिबिलिटी एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट। मेरे ख्याल से सारा कंफ्यूजन क्लियर है आपको। 12वीं में ये इस तरह का परसेंटेज होना चाहिए आपका।
17 ईयर वाला भी कंफ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है, बस इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम लैंग्वेज। देखो बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग है। अगर आप हिंदी ऑप्ट करते हो, देखिए हिंदी अगर आपने ऑप्ट किया है फॉर्म भरते टाइम पे, तो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो बाइलिंगुअल मिलेगा, मतलब हिंदी भी रहेगा उसमें और इंग्लिश भी रहेगा। बहुत मजे वाली बात है। और अगर आपने इंग्लिश सिलेक्ट किया है, क्योंकि 90% लोग हिंदी इसी में जाते हैं, 90% लोग हिंदी या इंग्लिश वाले सेगमेंट में ही जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। बाकी बहुत सारी लैंग्वेज एलिजिबल है, पंजाबी में भी देख सकते हो, तमिल, तेलुगु, असमी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, मराठी, उड़ीसा, उर्दू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे जो मेन हमारी रीजनल लैंग्वेज है उन सब में नीट का एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया हिंदी का एडवांटेज कि भाई हिंदी और साथ में इंग्लिश दोनों आपको अवेलेबल रहेगा। मेरे ख्याल से रीजनल लैंग्वेज में भी, मुझे कंफर्म नहीं है, बट रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश तो रहता ही होगा, क्योंकि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी वो कैसे लिखेंगे, वो इंग्लिश में ही होती है, तो देना ही पड़ेगा, है ना। चलो नेक्स्ट देखें, पार्टिसिपेट कॉलेजेस। कौन कौन से कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया में जो नीट के एग्जाम के स्कोर से एडमिशन लेते हैं अपने यहाँ पे, तो 695 मेडिकल कॉलेज, 695 मेडिकल कॉलेज है, 318 डेंटल कॉलेज है ना, अलग अलग। ये मेडिकल कॉलेज है, ये डेंटल, ये एमबीबीएस वाले कॉलेज है सारे के सारे, है ना। ये डेंटल है, 20 एम्स है, 2 जिपमर्स है, 914 आयुष, बहुत इंपॉर्टेंट, आयुष के जो कॉलेजेस है जिसमें BHMS, BAMS, योगा, आयुर्वेदा, जितने भी आयुष के कोर्सेस होते हैं सारे के सारे, और ये इसके कॉलेज भी अभी कुछ सालों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए, 914 आयुष कॉलेज है। मतलब हमें आज़ादी मिली वहाँ से अब तक मेडिकल कॉलेज हम 695 बना पाए, बट पिछले कुछ चंद सालों में हम लोगों ने आयुष के कॉलेज बहुत सारे भर भर के खोल दिए। इसलिए आप मार्केट में जाइएगा, अभी बहुत सारे स्टूडेंट आपको मिलेंगे, BAMS करने वाले, आयुर्वेद से BHMS वाले, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक जो डॉक्टर है वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, क्योंकि उसका रीज़न है कि कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है और वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे। देखिए स्किल का गेम है, आज की तारीख में फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या करते हो, अगर आप जो भी कर रहे हो उसमें अगर आपकी मास्टरी है तो आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। होम्योपैथिक डॉक्टर में ऐसे डॉक्टर को भी जानता हूं जो होम्योपैथिक बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। आयुर्वेदा में भी बहुत सारे स्टूडेंट आयुर्वेदिक, क्योंकि हमारे जो फॉरेन कंट्रीज से बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक में मसाज, आप देखो फिजियोथेरेपी के आपके कितने सेंटर, आप जिस भी ठीक ठाक शहर में रहते हो तो आप देखोगे आपके आसपास फिजियोथेरेपी के बहुत सारे सेंटर चल रहे होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे आपको, और वहाँ पर लोग जा रहे हैं। अब एलोपैथिक को छोड़ के नेचुरोपैथी या हो गया आपका फिजियोथेरेपी, इन पे बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं इमर्जिंग एक तरह का आयुष वाले जो कॉलेजेस है वहाँ से जो डिग्री लेके बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, क्योंकि अब जनता थोड़ी सी हमारी वो समझ गई कि भाई एलोपैथिक एक तरह से क्या है, बहुत इमरजेंसी वाला, जब तक बहुत इमरजेंसी नहीं हो, जब तक दूसरे हमारे नेचुरोपैथी, होम्योपैथी वगैरह से कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। 47 BVC बैचलर ऑफ वेटरनिटी साइंस के कॉलेजेस है, एनिमल हस्बेंड्री के कॉलेज 47 है, ठीक है। ये भी हमारे काई से नीट से जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के इतने कॉलेजेस आपके क्या करते हैं, नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका टोटल सीट एंड रिजर्वेशन पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट कि भैया रिजर्वेशन का तड़का जब लगता है ना तो थोड़ा सा दुख होता है, बट क्या करें, ये एक डिबेट वाला टॉपिक है जिसमें कुछ सही लोग होंगे, कुछ गलत होंगे, किसका क्या है, सबका अपना अपना सोचना है। एंडलेस टॉपिक है ये, इस पर जितना डिस्कशन करो, मतलब हम जब 11-12 में हुआ करते थे तब ट्रेन में जब सफ़र करते थे और टाइम पास नहीं होता था तो हम बात रिजर्वेशन की छेड़ देते थे, फिर देखो बहुत डिस्कशन होता रहता था पूरी बोगी में और रास्ता कट जाता था, है ना। तो ये बोल सकते हैं कि रात भर और अनस्टॉपेबल टॉपिक है रिजर्वेशन, जैसे पॉलिटिक्स होता है वैसा रिजर्वेशन भी ऐसा ही टॉपिक है। चलो तो MBBS की सीट की बात करें तो 1,06,333 MBBS की पूरी सीट है, जिसके अंदर ये 2044 हमारी एम्स की सीट है, 200 सीट जिपमर की है, और गवर्नमेंट कॉलेज अप्रोक्सीमेटली 55,000 के आसपास, 55,500 के आसपास गवर्नमेंट कॉलेज की सीट है, और प्राइवेट या डिम्ड जो मेडिकल कॉलेज है उसकी 50,865 है। अब देखिए 22 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है और टोटल MBBS की सीट है 1 लाख। इसका मतलब रेशो आप देखो, सिलेक्शन रेशो कितना गड़बड़ है। तो मेरे ख्याल से हमको ऐसा पर्सनल मेरा मानना है कि भाई आप थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन, अच्छी रेगुलेटरी बॉडी बनाइए और कम से कम
प्राइवेट कॉलेज और बढ़ाइए। हो सकता है गवर्नमेंट अपने कॉलेज नहीं रन कर पाए, नहीं पैसा है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप प्राइवेट वेंडर्स को दीजिए। रेगुलेशन बहुत अच्छे से रखिए, दुरुस्त रखिए, पॉलिसी बहुत इस तरीके से बनाए कि कोई इसका मिसयूज नहीं कर पाए। जैसे इंजीनियरिंग में क्या हुआ, मिसयूज हो गया था, तो कैंडिडेट जितने उससे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, तो इस वजह से डिग्री की 12 बज गई, हर रास्ते चलता है इंजीनियर बन गया। बट डॉक्टरी में क्या है, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जो हेल्थ केयर हमारा बहुत ज़्यादा, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है ना वो श्रीलंका से भी बदतर है। प्राइमरी प्राथमिक चिकित्सालय पे हम बोले तो 5-5, 10-10 हजार लोगों पर एक डॉक्टर है। तो कम से कम ये जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है या हेल्थ सेक्टर है वो इंप्रूव करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और वो तभी हो पाएगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स, हमारे इंडिया में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है ना, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है। पर आप पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड करेंगे इतने सीट्स को, इतने जितने डॉक्टर्स बनते जा रहे हैं उनको डिवाइड करोगे तो आप पाओगे कि 10-10, 20-20 हजार के ऊपर एक डॉक्टर काम कर रहा है। तो ये बहुत हालत खराब है। इस वजह से सीट्स वाकई आपकी बढ़नी चाहिए। अब गवर्नमेंट को इस तरीके से पॉलिसी प्राइवेट प्लेयर को भी लेके आए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उनका रेगुलेशन बहुत अच्छे से रखे। क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी कंट्री में कि प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा छूट दे दी जाती है, तो उसका मिसयूज बहुत होता है। तो रेगुलेशन बॉडी बहुत अच्छी है, रेगुलेटरी बॉडी बहुत अच्छी बने, जिससे कि ये पूरा सिस्टम बहुत अच्छे से चल पाए। ठीक है, चलो BDS डेंटल है ना, बैचलर ऑफ डेंटल जो साइंस के कॉलेजेस है वो कितने, उसकी सीट कितनी है, 27,000, अप्रॉक्स 28,000 ही मान लो। आयुष की 52,000 और BVC की, वेटरनिटी की 603 सीट्स है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे सीट्स का गणित मैंने बता दिया। नेक्स्ट आता है आपका रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% दे दिया, SC को 15 दे दिया, ST को 7.5 दे दिया, OBC यहाँ पे ध्यान रखना नॉन क्रीमी लेयर। अच्छा, OBC के ऐसे कैंडिडेट जिनका जो कास्ट सर्टिफिकेट बना है उस पर ध्यान से देखिएगा, क्रीमी लेयर है या नॉन क्रीमी लेयर है। अगर वो आपको सही लगता है या गलती से हो गया, कई सारे स्टूडेंट हमारे पास आते हैं कि सर हम तो नॉन क्रीमी में आते, क्रीमी का सर्टिफिकेट बन गया, तो आप जाके क्रीमी और नॉन क्रीमी में क्या डिफरेंस होता है वो आप देखिएगा और अपने हिसाब से उस सर्टिफिकेट को चेंज कराइएगा। ठीक है, तो 27% ये है और PW का 5% है। ठीक है, ये आपके रिजर्वेशन पॉलिसी है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से आपका सीट। अब देखो इन सीट में रिजर्वेशन अफेक्ट करेगा, यहां पर भी गवर्नमेंट कॉलेज इतने हैं तो उसके हिसाब से, कोटा के हिसाब से रिजर्वेशन के परसेंटेज को हटा देंगे, फिर बचे हुए जनरल की सीट भराएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां पर ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा, देखिए यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर ऑल इंडिया और स्टेट कोटा का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, सारा मैं आपको बताता हूं। तो स्टेट कोटा लगता है 85%, कितना लगता है 85%, और ऑल इंडिया कोटा लगता है 15%, है ना। समझते हैं इसको, समझते हैं कैसे, देखिएगा। सपोज करिए कोई स्टेट ले लीजिए, हम लोग ले लेते हैं MP ले लेते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में मान लीजिए 1000 सीट है, कितनी है 1000 सीट्स है ना। तो यहां पर 1000 आउट ऑफ 1000 सीट 85% इसका अगर देखें तो यहां पर 850 जो सीट होगी वो MP डोमिसाइल वाले जो स्टूडेंट है, MP के जो रहवासी MP डोमिसाइल है, जिनका डोमिसाइल MP का मध्य प्रदेश के रहवासी है, उनको 850 सीट अलॉट होगी। और इसका 15% ऑल इंडिया कोटा, मतलब कि यहां पर जो 150 सीटें होगी वो 150 सीटें अदर स्टेट की होगी, अदर स्टेट की, मतलब MP के बाहर के जितने भी डोमिसाइल वाले हैं वो यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर सॉरी नीट एग्जाम देने के बाद में आप देखोगे अगर यार मध्य प्रदेश में जो 1000 सीट है, अगर उसमें MBBS या कोई भी डिग्री करना चाहते हैं तो उसमें 850 जो सीट है वो किसके लिए है, मध्य प्रदेश के जिनका डोमिसाइल MP का है उन लोगों के लिए रिजर्व है। और जो बचा हुआ 150 सीट है उस पे अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है उनका क्लेम रहेगा, अदर स्टेट के कोई भी हो सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, इसके साथ साथ नुकसान उनका हो जाता है जिनकी स्टेट में सीटें कम है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के और छोटे स्टेट होते हैं जहां पे मेडिकल्स की सीट कम है, उनके साथ में थोड़ा अनफेयर हो जाता है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जहां पर मेडिकल की सीटें ज्यादा है वहां पर आपको क्या रहेगा, स्टेट का फायदा जो दूसरे स्टेट वाले हैं उनके साथ में थोड़ा अनफेयर हो जाता है, कि जो बड़े स्टेट में जहां सीट ज्यादा है उन स्टूडेंट को तो फायदा है, बट जो जैसे छोटे स्टेट है वहां पर मेडिकल कॉलेज कम है, इस वजह से उनको बाहर आना पड़ता है और बाहर उनके लिए कोटा काफी कम रहता है, तो थोड़ा सा अनफेयर तो है ही है।
अब इसके साथ में एक देखो रिजर्वेशन का तड़का कैसे काम करता है। अब इसमें भी आप देखोगे कि आधी सीटें जो 75 सीटें हैं वो जनरल वालों के हिसाब से भराएगी और 75% इसमें रिजर्वेशन जाएगा, है ना, आधा रिजर्वेशन जाएगा। इसमें भी सिमिलरली 850 में से भी जो आधा है वो रिजर्वेशन और आधा आपका क्या रहेगा, जनरल कैटेगरी के लिए जाएगा। तो आप देखोगे कि यहां पर भी बचा कुचा जो जनरल कैंडिडेट है उसके लिए काफी कम बचता है, क्योंकि सारा रिजर्वेशन वगैरह सारा चीज कट डाउन हो जाए तो उनके लिए 150 में से भी 75 सीट बच रही है और 850 में से भी आधी ही सीट बच रही है। ठीक है, समझ में आया स्टेट कोटा ऑल इंडिया कोटा। मैं यहाँ पे कोई कॉमेंट नहीं कर रहा हूँ क्या अच्छा क्या बुरा है, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो हर एक नजरिया देखने का डिफरेंट होता है, हर एक कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से देखने का नजरिया अलग होगा, सबका पृष्ठभूमि डिफरेंट है। तो यहाँ ये सही है या ये गलत है ये कहना बहुत ज्यादा डिबेटेबल है ना। तो क्या होगा क्या नहीं होगा सब सिचुएशन बेस्ड है सारा का सारा। चलो, तो इसका मतलब स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा समझ में आ गया कि किस तरीके से सीटें भराती है ना। अच्छा, ये जो पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर भी रिजर्वेशन वगैरह लगेगा, ये भी जो 50% सीट 50% रिजर्वेशन में जाएगी, 50% जनरल में जाएगी, सब में रिजर्वेशन लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कट ऑफ, है ना। चलो, कट ऑफ में सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है कि सर अच्छा कॉलेज के लिए कितने नंबर चाहिए। तो अभी मैं आपको, वैसे तो हर साल का पेपर और हर साल का रैंकिंग और ये सब चीजें डिफरेंट रहेगा, बट ऑन एन एवरेज अच्छे कॉलेज के लिए आपको कम से कम 600 या 600 से ऊपर नंबर चाहिए। 600 प्लस जो स्कोर कार्ड होगा वो अच्छे कॉलेज के लिए सफिशिएंट है। बाकी जितना अच्छा 720 के जितना नजदीक रहे उतना अच्छा है, बट 600 प्लस अगर आ गया तो एक अच्छा ठीक ठाक कॉलेज आपको मिल जाता है। अब देखो इसमें क्या है, क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग जो है वो जनरल कैंडिडेट के लिए क्या है 50 परसेंटाइल, नॉट परसेंटेज, परसेंटाइल है ये। एसटी एससी ओबीसी के लिए क्या है 40 परसेंटाइल और यूआर जनरल से जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए 45 परसेंटाइल है। ये परसेंटाइल है नॉट परसेंटेज। ठीक है, इसका मतलब समझाता हूं। देखो परसेंटेज और परसेंटाइल का मतलब क्या है। सपोज करो 720 नंबर का पेपर हुआ आपका, क्या हुआ 720 नंबर का ओवरऑल पेपर हुआ। किसी स्टूडेंट को 340 मार्क्स आ गए, है ना। किसी स्टूडेंट को एक्स स्टूडेंट है उसको 360 नंबर आ गए। 360 नंबर आए 720 में से, इसका मतलब है कि आधे नंबर आए उसको। तो अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या बना उसका, अगर कोई पूछेगा भैया कितना परसेंटेज बना तो क्या बोलोगे, परसेंटेज बोलोगे। क्योंकि जो जो हमारे स्कूल लाइफ में देखता है ना वो परसेंटेज देखता है। तो परसेंटेज हमें ज्यादातर जो जनता है 90% जो जनता है उसको क्या है परसेंटेज ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ये परसेंटाइल में कंफ्यूजन होता है, अभी मैं कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। तो परसेंटेज का मतलब है कि भैया टोटल में से कितना नंबर आया वो डिवाइड कर देते हैं, है ना। 360 आया कितने में से 720 में से, इंटू 100% कर दो तो परसेंटेज निकल जाता है। बहुत ही सिंपल है, जितने भी नंबर आए उसके हिसाब से परसेंटेज, और यही हमने हमारे स्कूल लाइफ में कैलकुलेट करेंगे। अब परसेंटाइल क्या हुआ देखिए, सपोज करो एग्जाम में 100 बच्चे अपीयर हुए, 100 स्टूडेंट अपीयर हुए। 100 स्टूडेंट में जो पहली रैंक आई है ये 360 नंबर वाला, जिसको 360 नंबर आया ना उसकी नंबर 1 रैंक आ गई। क्या आ गई है, नंबर 1, सबसे आगे वो है। तो जो सबसे आगे है उसका क्या मिल जाएगा, 100 परसेंटाइल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा उसको, 100 परसेंटाइल। सपोज करो ये 100 में से जिसका रैंक 10वां आया होगा, जिसका रैंक 10वां आया होगा, चाहे मार्क्स कुछ भी हो, उसको कितने परसेंटाइल मिल जाएंगे, 90 परसेंटाइल मिल जाएंगे। क्योंकि 10 इसका 10वां रैंक है, इसका मतलब है कि 9 स्टूडेंट इससे क्या है, आगे हैं। 9 स्टूडेंट इससे आगे हैं, या बोल सकते ऐसा कि 100 में से 90 स्टूडेंट इससे पीछे हैं, इस कैंडिडेट से पीछे की साइड में है। तो इसका कौन सा 90 परसेंटाइल हो गया, है ना। अब देखो यहां पे सपोज करो किसी स्टूडेंट को 360 नंबर आए, पहली रैंक है, तो उसका परसेंटाइल तो कितना है 100 है, बट परसेंटेज कितना है उसका 50 है। तो इसका मतलब है परसेंटाइल। तो यहां पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए मतलब 50 परसेंटाइल चाहिए। इसका मतलब अगर 22 लाख स्टूडेंट बैठ रहा है, 22 लाख स्टूडेंट बैठ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टॉप 11 लाख में आना पड़ेगा, टॉप 11 लाख के अंदर आना पड़ेगा। टॉप 11 लाख, है ना, 11 लाख शुरुआत के जो 11 लाख बच्चे हैं उसके अंदर आना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यहां पे क्वालिफाइंग कर जाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है,
परसेंटाइल का मतलब समझ में आया कि आपसे कितने स्टूडेंट पीछे हैं। तो टॉप 11 में आ गए तो भैया 11 बचे हुए 50% लोग क्या है पीछे आपसे, तो आपका परसेंटाइल क्या बन गया 50 परसेंटाइल बन गया, है ना। उस तरीके से चलता है। तो इसका मतलब है कि जो टॉप करता है ना, असल में ये समझिए इन शॉर्ट कि जिसका टॉप मार्क्स आया, सपोज करिए 720 में से 360 जिसका नंबर आया वो टॉपर है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए टॉप किया उसने, तो उसका 100 परसेंटाइल। उसके पीछे जितने जितने स्टूडेंट होते गए तो उनका परसेंटाइल उसके हिस्से में, उनके पीछे कितने स्टूडेंट है उस हिसाब से उनका परसेंटाइल बढ़ गया है। ठीक है, जैसे 100 बच्चे थे तो यहां पर 10वीं रैंक आई, तो इसके पीछे और कितने, पीछे की साइड 90 और है तो उनका 90% हो गया, इसका 90% क्योंकि 90% स्टूडेंट और पीछे है। जैसे 50 परसेंटाइल बन गया, 11वें लाख के ऊपर अगर आप है तो आपके पीछे और 11 लाख है, मतलब और 50% है, तो आपका क्या बोल देंगे कि 50 परसेंटाइल आपका बन गया है। ठीक है, तो ये खैर बहुत बड़ी चीज नहीं है, आराम से समझ में आ जाती है। तो 50 परसेंटाइल होना चाहिए। बट देखो क्वालिफाई परसेंटेज से कुछ नहीं होता, आपको थोड़ा सा और अच्छा बेहतर नंबर लाना पड़ता है अच्छे कॉलेज के लिए। सिर्फ एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा कि हाँ भाई आपने नीट क्वालिफाई किया है, बट उससे आपके हो सकता है कॉलेज मिले नहीं मिले, इस पे सवाल रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखो, क्योंकि आपको मैंने बता रखा कि सीट, अब भाई 11 लाख बच्चे क्या करेंगे, 50 परसेंटाइल का मतलब 11 लाख बच्चे क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आ गए। बट मान लीजिए आपको कॉलेज तो बहुत ही कम है ना, सीट तो बहुत ही कम है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट की रुचि होती है कि सर क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं, तो 130 से लगा के 150 नंबर अगर 720 में से लेके आ जाते हैं ऑन एन अप्रॉक्स, तो आप क्या करेंगे क्वालिफाई कर पाएंगे। जो परसेंटाइल है 50 परसेंटाइल कितने में आ जाएगा, 130 से लगा के 150 नंबर के बीच में, है ना, मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया। बट आपको ये सब क्वालिफाइंग वगैरह के बारे में नहीं सोचना, आपको सोचना है 550 600 है ना, 570 580 590 600 600 प्लस 620 650 670, इस नंबर पे आपको सोचना है, तभी आपको बहुत बेहतर कॉलेज मिल पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन फीस। भैया पैसा कितना लगता है नीट का फॉर्म भरने के लिए, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और ओबीसी हैं तो आपको 1400 रुपये प्लस जो भी जीएसटी चार्जेस होगा वो देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका एसटी एससी पीडब्ल्यूडी है अगर आप, तो 750 और जीएसटी में जो भी एडिशनल जीएसटी सर्विस टैक्स लगेगा वो आपको देना है, मतलब 50% इनको रियायत दी गई है। ठीक है, ये है एप्लीकेशन फी। नेक्स्ट है आपका कि भाई डॉक्यूमेंट क्या है। देखिए डॉक्यूमेंट जो एनआरआई कोटा वाला उनके लिए पासपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, आधार हो तो ठीक है बट पासपोर्ट तो अनिवार्य है। और जो इंडियन स्टूडेंट है उनको आधार कार्ड ले जाना। देखिए इसके साथ साथ हर एक साल थोड़ा एडमिट कार्ड को लेके और आधार कार्ड को लेके अपडेट आती रहती है कि कभी कोई ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है, दूसरे अलग अलग आइडेंटिटी कार्ड भी होते हैं, बट आप उन पर सब पे भरोसा मत करिए, आधार कार्ड बेस्ट है, उसी को लेके जाइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा नीट का मैंने इंफॉर्मेशन आपको A to Z आपको बता दिया है कि किस तरीके से क्या क्या सिस्टम चलता है पूरा का पूरा, कि भैया क्या व्हाट इज नीट एग्जाम, एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम, नीट सिलेबस, एलिजिबिलिटी, नंबर ऑफ कैंडिडेट, लैंग्वेज, पार्टिसिपेटिंग कॉलेज, टोटल सीट एंड रिजर्वेशन का मतलब क्या, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा किस तरीके से लगता है वो बताया, कट ऑफ मार्क्स का क्या मतलब होता है, परसेंटेज परसेंटाइल, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है, फीस क्या है, एप्लीकेशन फीस, सबके बारे में बताया। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए कि सर हमको आप थोड़ा सा कोई ऐसा बंदा चाहिए, हम क्योंकि ये प्रेशर वाला एग्जाम होता है देखो, और यहाँ पर आपकी एक हेल्प करने वाला एक मेंटर होना जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है भाई बहन जो जिसको आप सारी की सारी बातें बता सकते, अगर नहीं है तो डोंट वरी, आप यहाँ पर आइए, नमस्ते नीट जी ऐप डाउनलोड करिए, हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको पूरा का पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे, आपके टेक्निकल इश्यूज पे, नॉन टेक्निकल इश्यूज पे, पर्सनल प्रोफेशनल, किस तरीके से आपको एक बेहतर इंसान बना पाए हम लोगों ने, और यही प्लेटफॉर्म का मकसद है। सिलेक्शन होना नहीं होना अलग बात है, बट मेहनत आप ईमानदारी से करो, मार्क्स चाहे रिजल्ट कुछ भी आए, ईमानदारी से मेहनत करो और अच्छे इंसान बनते जाओ। आपके अंदर इंप्रूवमेंट हर दिन कुछ ना कुछ इंप्रूव होना चाहिए। हो सकता है आप बहुत अच्छा स्कोर कार्ड नहीं कर पाओ पहले अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट लीजिएगा बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। अगर वो भी नहीं कर पाए तो आप दुनिया में कुछ भी करेंगे बेहतर रहेंगे, अगर आपने ईमानदारी से तैयारी करी है। तो पहली शर्त है कि जो भी कर रहे हैं हम ईमानदारी से करें, अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाएं। ठीक है, तो बहुत कुछ अच्छा कर ले जाएंगे। तो बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, और गाइडेंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको शेयर करनी हो, कुछ भी पूछना हो, क्योंकि हमारे पास
डॉक्टर्स और इंजीनियर की सिर्फ टीम नहीं, पूरी की पूरी फौज है। ठीक है, तो उनसे पूरा का पूरा उनके अनुभव का, उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा आप उठाइए और मेंटरशिप प्रोग्राम में हम और आप मिलकर आपका करियर बहुत बेहतर ढंग से ड्राइव करेंगे, बहुत बेहतर ढंग से गाइड करेंगे, कहाँ अच्छी चीज़ है, कहाँ टाइम वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, क्या होता है क्या नहीं होता है। ज़िंदगी के थोड़े आपको फंडे सिखाए जाएंगे कि ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाया जाए और कैसे ईमानदारी से हमारी तैयारी की जाए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट सेशन में। ओके, थैंक यू।